इधर सिद्धार्थ अपनी माँ से परमिशन लेकर अनिकेत से मिलने और देवयानी को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया था। और उधर दूसरी तरफ अमन नायक और रोहन भेष बदलकर चोरी छुपे रिया माथुर से मिलने जा रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी ने आवाज दी। और वो आवाज सुनकर वो दोनों जब पीछे मुड़े तो अपने सामने का नजारा देखकर वो सकपका गए थे। उनके सामने एक पुलिस वाला खड़ा था। जब अमन नायक गायब हो गया था तो रिया माथुर ने उसकी खोजबीन के लिए पुलिस को भी सूचना दे दी थी। चूंकि पुलिस भी अमन को ढूंढ रही थी, इसलिए अमन नायक और रोहन का इस तरह से घबराना लाजमी था। बोल क्यों नहीं रहे तुम दोनों? आखिर कौन हो तुम और इस एरिया में क्या कर रहे हो? अमन और रोहन को खामोश खड़ा देखकर उस पुलिस वाले ने अपनी बात दोहराते हुए कहा। चूंकि जहां पर रिया माथुर का बंगला बना हुआ था वो एक पॉश सोसाइटी थी जहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, इसलिए जब उस पुलिस वाले ने उन्हें इस तरह देखा तो उसे उनके ऊपर शक हो गया था और उसने आवाज देकर उन्हें रोक लिया था। हम यहीं के लोकल हैं सर, काम से जा रहे थे, रोहन ने अपनी बात रखते हुए कहा। कहाँ के लोकल? उस पुलिस वाले ने अगला सवाल किया। यहीं ईटानगर के, रोहन ने जवाब दिया। वो दोनों अभी भी उस पुलिस वाले से अपना मुंह छुपाने का प्रयास कर रहे थे। तो अपना चेहरा दिखाओ, लोकल हो तो इस तरह से चोरों की तरह क्यों जा रहे हो? उस पुलिस वाले ने अमन नायक से कहा और उसके बाद वो चलते हुए उनके पास आ गया था। और उनके पास आने के बाद जैसे ही उसने अमन के चेहरे से शॉल हटाने की कोशिश की कि अमन ने बिना सोचे समझे उसे धकेल दिया था। चूंकि अमन शरीर से बलिष्ठ था और उसके साथ साथ उसने अचानक से पुलिस वाले को धक्का दे दिया था, इसलिए जब उसने पुलिस वाले को धक्का दिया तो वो अपना शरीर नहीं संभाल पाया था और दूर जा गिरा था। उसके गिरते ही अमन भाग खड़ा हुआ, लेकिन रोहन अवाक सा वहीं खड़ा रह गया था। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अमन सर ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो उसके सामने हुआ था वो अमन के कैरेक्टर से डिफरेंट था। अबे पुलिस वाले अगर ले गए तो बहुत मारेंगे, भागो! रोहन को अवाक खड़ा देखकर अमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और उसके बाद वो रोहन को खींचता हुआ लेकर चला गया था। इधर अमन रोहन को खींचता हुआ लेकर चला गया था और उधर सिद्धार्थ मध्य प्रदेश जा रहा था। सिद्धार्थ के साथ गुल्लू भी था और वो दोनों जिस गाड़ी से जा रहे थे उस गाड़ी में उनके अलावा सिर्फ ड्राइवर और आगे की सीट पर एक बाउंसर बैठा हुआ था, जिसे पृथ्वीराज ने शायद सिद्धार्थ की सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ था। क्या लगता है सिद्धार्थ भाई तुमको? तुमने जो सोचा है वो कितने टका सही होगा? गुल्लू ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है मेरे भाई। भारत को ये उम्मीद होगी कि मैं उसके राज्य इंद्रनगर को बचा लूंगा, इसलिए उसने मुझे चुना है और अब मैं उसी उम्मीद से देवयानी को ढूंढने जा रहा हूँ, सिद्धार्थ ने अपनी बात रखते हुए कहा। सिद्धार्थ तो ये मानकर जा रहा था कि शायद उसे देवयानी का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन गुल्लू के दिल में उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि उसने सिद्धार्थ को देविका रानी माथुर से दूर करने के लिए सजेशन दिया था, जिसे सिद्धार्थ सच मानकर जा रहा था। गुल्लू को न जाने क्यों ऐसा एहसास हो रहा था कि जब सिद्धार्थ को यह पता चलेगा कि उसने यानी गुल्लू ने सिद्धार्थ को देविका रानी माथुर से दूर करने के लिए यह सब किया था, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। सही कह रहे हो, सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद गुल्लू ने उसे जवाब देते हुए कहा और उसके बाद चुपचाप वहीं पसर गया था। रात के करीब 11 बज चुके थे। सिद्धार्थ को जयपुर से निकले हुए तकरीबन 6 घंटे बीत चुके थे और अभी उसे उतनी ही दूरी का सफर करना बाकी था। वो लोग अभी आधे रास्ते पहुंचे थे। सिद्धार्थ को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन वो ड्राइवर और अपने साथ मौजूद बाउंसर से कुछ कह नहीं पा रहा था। चूंकि सिद्धार्थ आज पहली बार उनके साथ सफर कर रहा था, इसलिए वो उनसे कहने में थोड़ा झिझक रहा था और उन लोगों का शायद पेट भरा हुआ था या फिर इसके पीछे का रीजन कुछ और था कि वो लोग सिद्धार्थ से पूछ भी नहीं रहे थे। मुझे भूख लगी है सिद्धार्थ भाई, कुछ खिलाओगे या खाली पेट ही सफर कराने का इरादा है? सिद्धार्थ को गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। मुझे भी लगी है भाई, सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा। तो बोलो ना इनसे कहीं ढाबे पर रोके कुछ खाया पिया जाए, वरना जान निकल जाएगी मेरी तो, गुल्लू ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं बोलने वाला, मैं पैसे लेकर नहीं आया, जल्दबाजी में चल पड़ा था, सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा। और जब गुल्लू को यह मालूम चला कि सिद्धार्थ 12 घंटे का सफर खाली जेब करने वाला है, तो उसने अपने माथे को पकड़ लिया था। अजीब इंसान हो यार, अगर इन्होंने रास्ते में उतार दिया तो क्या करोगे? गुल्लू की आवाज सिद्धार्थ को सुनाई पड़ी। रास्ते में? रास्ते में क्यों उतारेंगे ये हमें? सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखकर आंखें किचमिचाते हुए कहा। अरे मान लो कि उतार दिया तो क्या करोगे? गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। नहीं उतारेंगे,
सिद्धार्थ ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, उतार देंगे। अगर तुमने मेरे खाने की व्यवस्था नहीं की तो याद रखना कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये हमें इसी वक्त यहीं उतार कर चले जाएंगे। गुल्लू ने सिद्धार्थ को धमकी देते हुए कहा और उसके बाद पसर गया था। गुल्लू के धमकी देने के बाद सिद्धार्थ परेशान हो गया था। उसे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि अगर गुल्लू ने धमकी दी है तो वो सच में ये कर देगा। इसलिए उसने अपना फोन निकालकर रुक्मिणी को फोन मिला दिया था। रुक्मिणी अभी तक जाग रही थी, इसलिए जैसे ही सिद्धार्थ ने फोन मिलाया कि उसने झट से फोन उठा लिया था। हाँ सिद्धार्थ बोलो। सिद्धार्थ को रुक्मिणी की आवाज सुनाई पड़ी। एक काम था रुक्मिणी तुमसे, सिद्धार्थ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। कैसा काम बोलो? रुक्मिणी ने उधर से कहा और उसके इतना कहने पर सिद्धार्थ ने अपनी भूख के बारे में रुक्मिणी को बता दिया था। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद रुक्मिणी ने ठीक है मैं देखती हूँ कहकर फोन काट दिया था। करीब 15 मिनट तक सिद्धार्थ रुक्मिणी के फोन आने का वेट करता रहा और उसके बाद उसके आगे वाली सीट पर जो बाउंसर बैठा था उसका फोन बजा और उसने फोन उठा लिया था। हाँ मैडम। उस बाउंसर की भारी भरकम आवाज से गाड़ी गूंज गई थी। फोन रुक्मिणी का ही था। रुक्मिणी उधर से बाउंसर को कुछ समझा रही थी या डांट रही थी ये तो सिद्धार्थ को नहीं पता चल रहा था, लेकिन सिद्धार्थ इतना जरूर समझ पा रहा था कि वो बाउंसर हाँ में जवाब दे रहा था। करीब 5 मिनट तक उन दोनों में बातें होती रहीं और उसके बाद फोन कट गया था। करीब 20 मिनट के बाद सिद्धार्थ की गाड़ी जाकर एक ढाबे पर रुक गई थी और वो बाउंसर उतरकर चला गया था। वो ढाबे के काउंटर पर जाकर कुछ बातें करता रहा और उसके बाद वो ढाबे के काउंटर पर जो आदमी बैठा था उसके साथ अंदर चला गया था। सिद्धार्थ को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगी कि आखिर वो बाउंसर ढाबे वाले के साथ अंदर क्या करने गया है। जब वो कुछ देर के बाद वापस लौटा तो उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें थी। क्या भाई, रुक्मिणी से सिफारिश लगाने के बाद ये कोल्ड ड्रिंक पीने को मिलेगी क्या? गुल्लू ने उस बाउंसर को देखते हुए कहा जो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहा था। हाँ भाई, लग तो यही रहा है, सिद्धार्थ ने गुल्लू को बिना देखे जवाब दिया। तब तक वो बाउंसर गुल्लू और सिद्धार्थ के पास आ गया था। उसने बिना कुछ बोले एक कोल्ड ड्रिंक सिद्धार्थ की ओर और दूसरी कोल्ड ड्रिंक गाड़ी चला रहे ड्राइवर की ओर बढ़ा दी थी। मेरे को तो पूछा ही नहीं भाई, गुल्लू मुंह लटका कर बोला। नाटक ना करो, उसे क्या मालूम कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक भी अच्छी लगती है, मैं पिलाता हूं ना, सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए गुल्लू से कहा और उसके बाद आधे से ज्यादा खुद पीने के बाद कोल्ड ड्रिंक की बोतल गुल्लू के मुंह में लगा दी थी और फिर गुल्लू बची खुची कोल्ड ड्रिंक पी गया था। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद गुल्लू और सिद्धार्थ चलने का वेट करने लगे थे, लेकिन वो बाउंसर अभी बाहर ही खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का वेट कर रहा हो। इससे पहले कि सिद्धार्थ इस बारे में कोई सवाल जवाब करता कि तभी वहां पर एक लड़का आ गया था। चलिए सर, आपका टेबल रेडी है, उस लड़के ने आते ही उस बाउंसर से कहा और उसके बाद वहां से चला गया था। उसके वहां से जाने के बाद बाउंसर ने सिद्धार्थ की ओर देखा और हाथों से बाहर निकलने का इशारा करते हुए गेट खोल दिया था और उसके बाद सिद्धार्थ और गुल्लू दोनों गाड़ी से उतर गए थे। उसके बाद वो दोनों उस बाउंसर के साथ अंदर चले गए थे। सिद्धार्थ जब खाना खाने के लिए अंदर जा रहा था तो उसकी नजर वहां पर बाहर रखे हुए एक टेबल पर चली गई थी जहां पर कुछ लड़कियां खाना खा रही थी। उन लड़कियों को देखने के बाद सिद्धार्थ को न जाने क्यों उनकी तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन उसने उस खिंचाव को इग्नोर किया और अंदर चला गया था। करीब आधे घंटे बाद सिद्धार्थ खा पीकर जब बाहर निकला तो उसे वो लड़कियां फिर से वहीं बैठी हुई दिखाई पड़ी। जब सिद्धार्थ की निगाह फिर से उन लड़कियों के ऊपर गई तो उसे फिर से खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन सिद्धार्थ ने फिर से इग्नोर कर दिया और गाड़ी की तरफ चला गया था। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ उन्हें इग्नोर करना चाह रहा था, बस वो अब किसी नई मुसीबत में पड़ने से बचना चाह रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि वो आधी रात को इन लड़कियों के चक्कर में पड़कर किसी नई मुसीबत में फंसे, इसलिए उसने उन्हें इग्नोर कर दिया था। सुबह के करीब 6 बज चुके थे। सिद्धार्थ को लेकर पृथ्वीराज सिंह की गाड़ी सीहोर पहुंच चुकी थी, जहां पर पृथ्वीराज अनिकेत समेत अपने बाकी साथियों के साथ रुके हुए थे। वो सीहोर के मेन सिटी से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर था। गाड़ी वो बाउंसर चला रहा था और ड्राइवर उसके बगल वाली सीट पर सो रहा था, जबकि सिद्धार्थ और गुल्लू पीछे की सीट पर सो रहे थे। करीब 1 घंटे बाद सिद्धार्थ, गुल्लू, अनिकेत, पृथ्वीराज सिंह और सिद्धार्थ का दोस्त कार्तिक एक हवेली नुमा घर के अंदर बैठे हुए थे। घर की नक्काशी और राजसी ठाट बाट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये घर काफी पुराना था। जहां पृथ्वीराज, अनिकेत और कार्तिक के चेहरे पर चिंता की लकीरें पसरी हुई थी, वहीं सिद्धार्थ और गुल्लू के चेहरे पर एक मायूसी पसरी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग जिस वजह से यहाँ आए थे
वो दांव शायद उल्टा पड़ गया था। याद करने की कोशिश करो बेटा, हो सकता है तुम्हें याद आ जाए कि उस लड़की की शक्ल कैसी थी। पृथ्वीराज सिंह ने अनिकेत की ओर देखते हुए कहा, आई एम सॉरी पापा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इवन उसकी बॉडी का कलर तक याद नहीं है मुझे। अनिकेत ने अपने पापा पृथ्वीराज सिंह को जवाब देते हुए कहा, और उसके इतना कहते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर पसरी हुई मायूसी और ज्यादा बढ़ गई थी। जब सिद्धार्थ यहाँ पहुंचा था तब उसका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। सिद्धार्थ और गुल्लू भी सीहोर पहुंचकर बहुत खुश थे। सिद्धार्थ कार्तिक से मिलकर भी बहुत खुश हुआ था। आज वो बहुत दिनों के बाद कार्तिक से मिल रहा था। लेकिन जब उसने अनिकेत से स्केच बनाने के लिए कहा और उसने ये कहकर मना कर दिया था कि उसे कुछ याद नहीं है, तो सिद्धार्थ की सारी खुशी, सारी गर्मजोशी कहीं गायब सी हो गई थी। वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ देवयानी का पता लगाने के लिए गया था, और जब उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा तो उसका निराश होना लाजमी था। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है, अनिकेत ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं अनिकेत, हम उसे ढूंढने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, सिद्धार्थ ने अनिकेत की ओर देखते हुए कहा। इतने में पृथ्वीराज सिंह ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोले, लेकिन सिद्धार्थ, तुम्हें उस लड़के का स्केच चाहिए क्यों? पृथ्वीराज के अचानक से सवाल पूछने पर सिद्धार्थ सकपका गया था, लेकिन तभी उसके कानों में गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। बोल दो, उसकी आत्मा की शांति के लिए एक हवन करना है। गुल्लू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने पृथ्वीराज सिंह से वही कह दिया था, और पृथ्वीराज समेत सारे लोगों ने मैं सिर हिला दिया था। कुछ देर तक सिद्धार्थ वहीं बैठा रहा और उसके बाद वो अचानक से अनिकेत की ओर देखते हुए बोला, तुमने जिस जगह पर उस लड़की का एक्सीडेंट किया था और जहां पर फेंका था, क्या वो दोनों जगह मुझे दिखा सकते हो? सिद्धार्थ के इतना कहने पर अनिकेत ने हाँ में सिर हिला दिया था, और उसके बाद सिद्धार्थ, गुल्लू, पृथ्वीराज, अनिकेत और कार्तिक वहां से निकल पड़े थे। रात भर सफर करने की वजह से सिद्धार्थ को वॉमिटिंग हो रही थी, इसलिए उसने गाड़ी का शीशा खोल लिया था। वो लोग सीहोर की मेन मार्केट पार करके एक्सीडेंट स्पॉट की तरफ बढ़ रहे थे और एक लड़की दौड़ते हुए उनका पीछा कर रही थी। आखिर कौन थी सिद्धार्थ का पीछा करने वाली लड़की? क्या ये ढाबे वाली लड़की है जिससे मिला था सिद्धार्थ, या फिर ये है कोई और? क्या करेगा अब सिद्धार्थ देवयानी को ढूंढने के लिए? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।